क्योंकि इतनी लंबी लाइन लगती है ओपीडी के कार्ड बनवाने के लिए, अपने आप में बड़ा संघर्ष है। तो पीजीआईएमएस में तो कभी भी मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य सेवाएं 100% तो कभी अच्छी हो ही नहीं सकती। गब्बर सिंह का दौर आ रहा है, हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज का दौर आ रहा है। देखो, कुछ भी था, वो कभी भी कहीं भी पहुंच जाते थे और रोहतक तो वो बहुत बार आए। इवन उन्होंने एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की। उन्होंने अपने भाई को भी वहाँ, जब वो खुद बीमार हुए तो वो रोहतक पीजीआईएमएस में शूटर मैडम जो है, हेल्थ के जो इश्यूज है उनको शूट कर पाने में अभी तक कामयाब नहीं। अभी तक तो उन्होंने वो अटेम्प्ट ही नहीं किया है। आप अगर एक मोटा मोटी से ओपीडी की हम बात करें पीजीआईएमएस रोहतक की, तो 7 से 8 हज़ार पेशेंट डेली इलाज के लिए ओपीडी में आते हैं। इंजेक्शन भी पीजीआईएमएस में नहीं है। जब उनको इमरजेंसी मेडिकल जो है मेडिसन और डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं है, तो कैसे ये चल पाएगा? कैसे लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाएगी? कैसे लोगों की ज़िंदगी बच पाएगी? तो राव इंद्रजीत का जो प्रभाव है, जो छवि है, वो बहुत अच्छी है। अहिरवाल में उनका अपना कद है, रुतबा है। और ये उसके बावजूद है जब मनोहर लाल खट्टर जैसा मुख्यमंत्री, जो सबको कोने में लगा देते थे, और जब अहिरवाल पर जाते थे तो राव साहब को देखो परेशान तो कर दिया, लेकिन कोने में नहीं लगा पाए। नमस्कार, दी हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सत सिंह। नमस्कार, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ। और आज खास मुद्दे में हम बातचीत करेंगे हरियाणा के स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य सेवाओं का रखवाला कौन? क्योंकि हरियाणा में अगर बात करें तो 4.72% जो टोटल बजट का है वो हरियाणा की हेल्थ पे, स्वास्थ्य पे खर्च होता है। लेकिन हमारे स्वास्थ्य संस्थान प्रदेश के हैं, उनमें अभी तक कोई भी स्वास्थ्य मंत्री विजिट नहीं कर पाए हैं और वहाँ के व्यवस्थाओं का ब्यौरा तक नहीं ले पाए हैं। अभी कुछ साल पहले 2019-20 में जब कोरोना काल आया तो उस समय पूरे देश को नहीं, पूरी दुनिया को एक ही बात लगी थी कि अगर आपको जीना है तो आपको आपकी स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो वर्ल्ड क्लास बनानी पड़ेंगी। तो आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर और स्वास्थ्य सेवाओं के रखवालों को लेकर। जब रखवालों की बात करते हैं तो भी हाल ही में हरियाणा की जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो हैं आरती राव, जो अटेली विधानसभा से विधायक हैं। लेकिन प्रदेश के एकमात्र पीजीआईएमएस और पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रोहतक में अभी तक एक बार भी विजिट उन्होंने नहीं की है। और जो आरती राव हैं वो फर्स्ट टाइम एमएलए हैं। हेल्थ के अलावा उनके पास मेडिकल एजुकेशन रिसर्च है और आयुष डिपार्टमेंट भी है। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो आरती राव के बारे में ओपीजी हम बात करें तो आरती राव जो है 3rd जनरेशन पॉलिटिशियन है। इनके दादाजी राव बीरेंद्र सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं और इनके पिताजी जो 6 बार के एमपी हैं गुड़गांव से, राव इंद्रजीत, अभी बीजेपी में बहुत बड़े नेता हैं। पहले कांग्रेस में होते थे। 2014 में जो है इन्होंने कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन की थी और अभी वो भी मंत्री है केंद्र में। जी, वो केंद्र में पहले भी मंत्री थे मोदी सरकार में, अब भी हैं। और अगर मैं अहिरवाल की बात करें तो राव इंद्रजीत का जो प्रभाव है, जो छवि है, वो बहुत अच्छी है। अहिरवाल में उनका अपना कद है, रुतबा है। और ये उसके बावजूद है जब मनोहर लाल खट्टर जैसा मुख्यमंत्री, जो सबको कोने में लगा देते थे, और जब अहिरवाल पर जाते थे तो राव साहब को देखो परेशान तो कर दिया, लेकिन कोने में नहीं लगा पाए। सतसिंह जी, अहिरवाल में जो प्रदेश के जो मंत्री पद की हम बात करें तो 56 साल बाद अटेली से आरती राव जो है वो मंत्री बनी है स्टेट में, इस राव परिवार। जी, अभी अक्टूबर 2024 में जब आरती राव फर्स्ट टाइम बीएसपी कैंडिडेट से चुनाव, नैरो मार्जिन था उसके जीतने के बाद जब वो बनी तो उनको ये 3-4 विभाग थे, जिसमें हेल्थ की जो बात करें तो आरती राव को मिला। और आरती राव इंटरनेशनल शूटर भी हैं, लेकिन शूटर मैडम जो है, हेल्थ के जो इश्यूज हैं उनको शूट कर पाने में अभी तक कामयाब नहीं। अभी तक तो उन्होंने वो
अटेम्प्ट ही नहीं किया है। देखो निशाना तो जब लगेगा ना जब अटेम्प्ट करे एक बार। देखो नई पीढ़ी जब भी आती है ना तो उनकी देखो इंटेंशन तो वाकई में सही रहती है, हम इंटेंशन की बात नहीं करेंगे, वो कोई ना कोई ब्लूप्रिंट भी तैयार कर रही होंगी, लेकिन अभी 7 महीने हो चुके हैं, कुछ ना कुछ एक्शन ग्राउंड पे दिखना चाहिए, अभी तक दिख नहीं रहा। मैं अगर जैसे जहाँ तक मुझे याद है तो आरती राव जो है केवल 2 सिविल अस्पताल जो है उनमें अभी तक विजिट कर पाई है। एक बार करनाल में यमुनानगर में के सिविल हॉस्पिटल में औचक निरीक्षण किया था और एक बार गुरुग्राम के सिविल हॉस्पिटल में गए थे। वहाँ पे श्री माता शीतला देवी मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी चल रहा है, तो उस मेडिकल कॉलेज के निर्माण को लेकर उन्होंने अधिकारियों की बैठक ली थी और बैठक लेने के बाद फिर वो स्पॉट पे गई थी जहाँ पे ये मेडिकल कॉलेज बन रहा है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कहीं भी किसी मेडिकल कॉलेज में या रोहतक PGIMS में या और भी किसी अस्पताल में उन्होंने विजिट किया है और वहाँ की व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया है। ओपी जी, हो सकता है आरती राव इसके अलावा भी कुछ हॉस्पिटल्स में गई हों, हम क्योंकि लेकिन हमारी नज़र, हम रोहतक में रहते हैं और रोहतक के आसपास कई ज़िलों पर हमारी नज़र सतत बनी रहती है। तो पूरे हरियाणा का टर्शरी केयर इंस्टीट्यूट PGIMS रोहतक है, यानी कि जब बाकी सभी हॉस्पिटल्स हाथ खड़े कर देते हैं तो वो पेशेंट आते हैं रोहतक PGIMS में। अब समझ में नहीं आ रहा है कि आरती राव मैडम को पिछले 7 महीने से रोहतक PGIMS में आने का मौका नहीं मिला, उनको बुलाया नहीं गया या वो आना नहीं चाहती। देखो हमें समझ में नहीं आ रहा है। हरियाणा का एकमात्र स्वास्थ्य विश्वविद्यालय है रोहतक में, पंडित भगवत दयाल शर्मा, और एकमात्र ही PGIMS है प्रदेश का रोहतक। दोनों ही एक विश्वविद्यालय हो गया एजुकेशन और रिसर्च का काम और PGIMS हो गया इलाज और जो स्टूडेंट होते हैं उनकी इंटर्नशिप का काम होता है। और यहाँ PGIMS से हम बात करें PGIMS के बारे में तो यहाँ 7 से 8 ज़िले तो ऐसे हैं जो सीधे सीधे PGIMS से जुड़े हैं स्वास्थ्य सेवाओं को लेके। आप यहाँ से झज्जर की बात कीजिए, भिवानी, चरखी दादरी, सोनीपत, जींद, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद तक के भी पेशेंट यहाँ पे रोहतक मेडिकल कॉलेज में आते हैं इलाज के लिए। ओपी जी, सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे याद है क्योंकि हम रोहतक में रहते हैं तो लोगों की एक उम्मीद होती है। मुझे कई बार रात को फ़ोन आते 9 बजे 10 बजे कि जी मुझे आपने फलां ने आपका नंबर दिया, मैं राजगढ़ राजस्थान का रहने वाला हूँ और यहाँ पेशेंट को लेकर आए थे, आप फलां डॉक्टर को बोल दीजिए कि वो थोड़ा देख लें। तो पेशेंट तो इवन आउट ऑफ स्टेट भी यहाँ पर आते हैं, वो भी आते हैं। आप सही बात कह रहे हैं। आप अगर एक मोटा मोटी से OPD की हम बात करें PGIMS रोहतक की तो 7 से 8 हज़ार पेशेंट डेली इलाज के लिए OPD में आते हैं जी, 7 से 8 हज़ार। और एक वो वीडियो वायरल हुई थी, आपको भी ध्यान होगा कि सुबह 8 बजे का शायद OPD का टाइम होता है तो वो गेट बंद होते हैं और जैसे ही वो गेट खुलता है सुबह 7 बजे 8 बजे जो भी टाइम है तो एकदम से जैसे चींटियां भागते हैं ना चीनी की तरफ, मतलब तो ऐसा हो गया ऐसे बिखर करके नहीं, मतलब भाग करके वो CCTV कैमरा ऊपर लगा हुआ है और वो डोम है और डोम के अंदर इतने सारे लोग एकदम से भागते हैं, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में भी हम कह सकते हैं। क्योंकि वो क्या है कि OPD का टाइम फिक्स है। जैसे आप 2 बजे तक का सर्दियों में, 1 बजे तक का शायद गर्मियों में, ऐसे कुछ रहता है दोपहर में, और सुबह 8 बजे से और फिर 9 बजे ऐसे। और उनके भागने के पीछे भी एक कारण तो है। वहाँ पे क्या है कि OPD में जो पहले नंबर अपना OPD कार्ड बनवा के नंबर डलवा लिया तो उसका इलाज पहले हो जाएगा, और अगर बाद में उसका नंबर आया तो उसका कार्ड ही नहीं बन पाएगा जी, क्योंकि इतनी लंबी लाइन लगती है OPD के कार्ड बनवाने के लिए, अपने आप में बड़ा संघर्ष है। तो PGIMS में तो कभी भी मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य सेवाएं 100% तो कभी अच्छी हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे पास तो रोज़ाना की बातें हैं। अभी मैं एक ताज़ा उदाहरण आपको बता दूं, एक ये हमारे ही कोई पत्रकार साथी थे और उनको पागल कुत्ते ने काट लिया, बुरी तरीके से काट लिया उसको, कनैली गांव के आसपास। तो वो
देखो कहाँ जाएंगे, हम लोग तो अवेयर हैं, पत्रकार हैं, हमें पता है कि भाई कहाँ जाएंगे, कहाँ पे इलाज होगा। तो वो पत्रकार साथी जो है पीजीआईएमएस में गए इमरजेंसी में, और उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे भाई मेरे को पागल कुत्ते ने काट लिया। तो वहाँ उसका इलाज करने के लिए कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं था, मतलब थे वहाँ पे, लेकिन किसी ने स्टाफ नर्स ने भी उसकी ड्रेसिंग तक भी करने की जहमत नहीं उठाई, और उन्होंने वहाँ पीजीआईएमएस से वापस जाके किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाया। वहाँ पे रेबीज़ का इंजेक्शन तक नहीं था। तो ये आपने एक एग्जाम्पल पत्रकार साथी ये तो का अभी दिया। ताज़ा एग्जाम्पल था, तो इसलिए मैं दे अपने पाया हूँ। अंकल की बताता हूँ। मेरे अंकल को हार्ट अटैक आया और उनको रात को लेकर हम 1 बजे आए। डॉक्टर ने चेक किया और मतलब वो ऐसी इमरजेंसी में थे कि एक एक मिनट इम्पोर्टेंट था। डॉक्टर ने बाकायदा लिखा हमारे पास इंजेक्शन ख़त्म है, आप ये इंजेक्शन रात के 12-1 बजे की बात है कि आप ये जा कर के मेडिकल मोड से ले आओ और उसके बाद हम इंजेक्शन लगाएंगे। जब तक हम मेडिकल मोड गए तब तक अंकल जी ख़त्म हो चुके थे। तो ये तो हार्ट अटैक के पेशेंट की बात है। आप ये देखिए ना कि जब इंजेक्शन भी पीजीआईएमएस में नहीं है, जब उनको इमरजेंसी मेडिकल जो है मेडिसन और डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं है, तो कैसे ये चल पाएगा, कैसे लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाएगी, कैसे लोगों की ज़िंदगी बच पाएगी। लेकिन एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा, जहाँ तक हेल्थ की बात है, हमें गब्बर सिंह का दौर आ रहा है, हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज का दौर आ रहा है। देखो कुछ भी था, वो कभी भी कहीं भी पहुंच जाते थे और रोहतक तो वो बहुत बार आए। इवन उन्होंने एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की। उन्होंने अपने भाई को भी वहाँ, जब वो खुद बीमार हुए तो वो रोहतक पीजीआईएमएस में एडमिट हुए, वो अलग बात है, बाद में उनको मेदांता में शिफ्ट करना पड़ा। लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से कोशिश की। आम आदमी को जो सहूलियत मिलती हैं वो मैं खुद लूँगा, ताकि जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है वो ट्रीटमेंट हो, वो फैसिलिटीज़ अवेल हो सके। तो आपने जैसे अनिल विज जी का नाम लिया, तो अनिल विज की जब भी अम्बाला से चंडीगढ़ से कोई भी मूवमेंट होती थी, उनका जो शेड्यूल जैसे ही जारी होता था कि आज वो रोहतक में किसी सामाजिक कार्यक्रम में आएंगे, किसी पार्टी के संगठन के किसी मीटिंग में आएंगे, तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के कान खड़े हो जाते थे और वो वहीं पहुंच जाते थे जहां पे अनिल विज को आना था। एक समय तो ऐसा था कि वो होम मिनिस्टर भी थे और हेल्थ मिनिस्टर भी थे। तो जब उनको ये होता था कि भाई ये रोहतक आएंगे, तो सबको पता था कुछ पुलिस वालों को सस्पेंड करके जाएंगे। और देखो सबका अपना एक तरीका होता है। सस्पेंशन कोई सज़ा नहीं है, सस्पेंशन कोई तरीका नहीं है, लेकिन वो उनका अपना एक असर डालने का, क्योंकि हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, थोड़ा सा देखो मोटी खाल तो हो ही गई है, तो उनको स्लम्बर में से जगाने के लिए कुछ ना कुछ एक्शन तो करना ही पड़ता है। अनिल विज जी का मैं एक और एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। अनिल विज एक सामाजिक कार्यक्रम में आए हुए थे। मदन लाल धिंगड़ा एक कम्युनिटी सेंटर है, वहाँ पे कोई क्रिया शोक सभा थी, उसमें आए हुए थे। तो वहाँ से जब वापस जाने लगे तो कुछ पत्रकार साथियों ने, मीडिया पर्सन ने उनसे बाइट लेने की कोशिश की कि भाई यहाँ पीजीआईएमएस की ना स्वास्थ्य सेवाएं जो है ठीक नहीं है, आप वहाँ पे विज़िट कीजिए कभी कभार। उन्हें ये नहीं कहा कि आज ही चलना है। तो वहाँ पे हमारे हेल्थ यूनिवर्सिटी के वीसी डॉक्टर ओपी कालड़ा होते थे उस टाइम पे, और वहाँ के जो डायरेक्टर है पीजीआईएमएस के, वो दोनों वहीं पे थे। और जैसे ही मीडिया पर्सन को अनिल विज साहब ने कहा कि भाई चलो मैं अभी पीजीआईएमएस में चलता हूँ, तो अब मंत्री है, उनकी तो गाड़ी है और आगे पायलट चलती थी, और उनकी गाड़ी जो है वो एकदम से चल पड़ी कि चलो पीजीआईएमएस चलते हैं। और हमारे जो वीसी साहब थे उस टाइम के और जो डायरेक्टर थे, उनकी गाड़ी जाम में फंस गई। वहाँ पार्किंग वार्किंग नहीं थी, तो किसी ने आगे पीछे लगा दी। तो वो दोनों ही अधिकारी, वीसी और डायरेक्टर, वो किसी से स्कूटर मोटरसाइकिल पे लिफ्ट लेके और पीजीआईएमएस पहुंचे। वो फोटो और वीडियो भी उनकी जारी हुए। तो वो खौफ देखो आप कितना ज़बरदस्त था उस टाइम पे। मैं ये कह रहा हूँ कि जब
अधिकारियों पे इतना खौफ होता है या इतनी अलर्टनेस होती है, तो उसके बाद ये मजाल नहीं कि किसी पेशेंट की मदद हो सकती है, वो मदद ना हो। हम ये नहीं कहते कि उनको मेदांता वाली फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। नहीं, वो सीधे सीधे जाते थे, इमरजेंसी में गए और उन्होंने वहाँ डॉक्टर और जो पैरा मेडिकल स्टाफ होता है उनसे बात नहीं की, वो सीधे मरीजों से बात करते थे, पेशेंट से बात करते थे। और वो जैसे उन्होंने बताया पेशेंट ने कि भाई मैं यहाँ पे जी फला दिन आया था और मेरे को अभी तक इलाज नहीं मिल पाया है, मिला है, कम मिला है, ज़्यादा मिला, वो उसी टाइम एक्शन लेते थे। हमने तो कई बार उनको लाइव कवरेज की है ना उनकी वहाँ PJMS में कि भाई कैसे कैसे। और अधिकारी जो है वो बस उनके पास ना बोलने की कोई वो नहीं होती थी, इशारे ये थे कि भाई जैसे तैसे है ना, कोई भगवान का नाम लेते थे वो मनी मन में कि कोई पेशेंट ये ना कह दे कि जी मेरा इलाज यहाँ पे सही नहीं हुआ, बस ये। और इसका एक फ़ायदा और होता है, जब इस तरह से सख्त आपका मंत्री है तो हर संस्थान में कुछ ऐसे, जैसे PJMS में भी बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो बहुत कर्मठ हैं, OPD के टाइम के पक्के हैं, पेशेंट केयर में अपने पेशेंट से जुड़ाव महसूस करते हैं। और उनमें और बहुत सारे ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो काम नहीं करते हैं, टाइम पास करते हैं, अपनी सीट पे नहीं मिलते हैं, मौका चाहिए उनको, आलस कर जाते हैं। तो उन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। देखो तनख्वाह तो सेम ही ले रहे हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है। तो ऐसे में जब मंत्री सख्त होता है, जो मेहनत करने वाला है, काम करने वाला, वो तो अपना काम वैसे ही करेगा, मंत्री आए लिए तो कोई मंत्री या आए ना आए, उनके लिए तो रोज वही रूटीन। अच्छा, वो राजनीति में भी नहीं फंसते, वो जो इंटरनल जो पॉलिटिक्स होती है संस्थानों में, वो उनसे भी दूर रहते हैं। वो जो काम करने वाले लोग हैं वो अपना जो एक उनका चिकित्सा का जो पेशा है उसको वास्तव में वो निभाते हैं। तो इसीलिए जो नहीं करते हैं वो भी थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू करते हैं, या कम से कम काम करते हुए दिखते हैं। अब PJMS की हम बात करें, देखो ज़्यादा तो हम रिसर्च करके कभी बाद में इस पर स्पेशल मुद्दे लेके आएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, आज भी आप OPD में जाइए, आप जांच करवाइए, डॉक्टर ने अगर 5 दवाइयों के नाम लिखे तो आपको फार्मेसी के काउंटर पे 2 या 3 दवाइयाँ मुश्किल से मिल पाएंगी, बाकी दवाइयाँ आपको बाहर से लानी पड़ेगी। आज भी यही हालत है। आप CT स्कैन, MRI के लिए लंबी डेट आपको मिलेगी, कई महीनों की डेट मिलती है। आप जब तक वो जांच नहीं हो जाएगी, CT स्कैन नहीं होगा, MRI नहीं होगा, तो आपका इलाज नहीं आगे चल सकता। वो प्राइवेट में जाएंगे तो हज़ारों रुपये उसको खर्च करने पड़ेंगे एक पेशेंट को। अब गांव का पेशेंट हमारे PJMS में आता है ज़्यादा, वो लोग आते हैं जो साधन संपन्न नहीं है, फाइनेंशियली वीक है, तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल होगी तो फीस क्या, OPD फीस भी नहीं दे सकते। इलाज की फ़ीस तो देना ही उनके बस की बात नहीं है, वो तो OPD फीस भी नहीं दे सकते, क्योंकि 500 रुपये से 1000 रुपये तक की OPD फीस है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की। तो ऐसे लोगों का इलाज तो PJMS में ही संभव है। और PJMS में तो समय समय पे आके मंत्री है या उच्चतर जो इनके मेडिकल डिपार्टमेंट है उनके अधिकारियों को विजिट करनी चाहिए। इसका एक बेनिफिट और भी है। बेनिफिट ये है कि जब मंत्री आता है, इसके अलावा भी सरप्राइज रेट जो भी है, इसके अलावा भी जो वहाँ के आला अधिकारी हैं उनको भी उनसे बात करने का मौका मिलता है। क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या डिमांड्स हैं, जो आपने डिमांड चंडीगढ़ भेजी कितनी अप्रूव होगी, कितनी रह गई, आपको अगर कोई अप्रूव नहीं हो रही, उसकी डिमांड ज़्यादा है, तो उस समय मंत्री जी से कहीं फ़ोन करवाना है, कहाँ अटकी हुई है, उनके स्टाफ की वजह से अटकी हुई है, कहीं फाइल्स में अटकी, वो सारे कन्फ्यूज़न भी क्लियर हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि आरती राव रोहतक जैसे बड़े इंस्टीट्यूट, रोहतक के अलावा भी आप देखो ना, आपका करनाल में मेडिकल, ये कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है, खानपुर में आपका ये मेडिकल कॉलेज है, गोहाना के पास खानपुर में पंडित भगत फूल सिंह मेडिकल कॉलेज, आपका मेवात में नलहर में जो है शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज है फरीदाबाद में। तो ये जो मेडिकल कॉलेज है इनमें भी विजिट नहीं हो पाई है। ये भी तो इसी हेल्थ यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं ना। नहीं, बिल्कुल। आप ये देखो कि हम रोहतक की बात क्या, आप ये देखिए इन मेडिकल कॉलेज की भी यही हालत है, इससे भी ज़्यादा खराब है। मेरी रोहतक पे फोकस करने का एक ये है कि देखिए, जब कोई बीमार होता है तो सबसे पहले PHC जाते हैं। PHC में तो कुछ है नहीं, डॉक्टर है कहीं कहीं नहीं है। लेकिन CHC की बात, CHC थोड़ी सी बड़ी होती है, जो कुछ गाँव के ऊपर होती है, वहाँ डॉक्टर्स हैं पर दवाइयाँ नहीं हैं। कई जगह
ना डॉक्टर हैं ना दवाइयाँ हैं, तो उनकी सारी उम्मीद, सारा प्रेशर पीजीआईएमएस रोहतक में होता है। ओवरबर्डन है। हमारा जो डेंटल कॉलेज है, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे डेंटल कॉलेज में इतनी अच्छी सुविधाएं हैं कि कुछ लोग जो पॉकेट से अफोर्ड कर सकते हैं प्राइवेट, वो सिर्फ इसीलिए यहाँ आते क्योंकि यहाँ जो क्वालिटी मिलती है ना काम की, वो बहुत अच्छी है। देखो, तो ऐसी संस्थाओं को अगर नहीं संभालेंगे आप, तो कब तक वो टिक पाएंगे? देखो, डेंटल कॉलेज की आपने बात की, तो सत सिंह जी, डेंटल कॉलेज की तो ऐसी साख बनी हुई है देश में, और जो डेंटल कॉलेज है पूरे देश के, अगर उनमें रैंकिंग में भी देखे जाए तो टॉप 10 में हमेशा ही ये रोहतक का जो डेंटल कॉलेज वो रहता है। और वहाँ पूरे देश के जो डेंटल कॉलेज है, उनके बच्चे इंटर्नशिप करने के लिए पहली प्राथमिकता जो है रोहतक के डेंटल कॉलेज को देते देखो, हैं। अगर वैसे तो ये टीम वर्क होता, लेकिन अगर किसी एक व्यक्ति को इसका श्रेय देना तो डॉक्टर संजय तिवारी। मैं तो कई लंबे समय से देख रहा हूँ, डॉक्टर साहब को जब फोन कर लो, आ जाओ, देखो, करवाओ इलाज, खुद लगे रहते हैं काम को। उनके काम की और उनकी जो एक्सपर्टीज है, उनके कायल तो अनिल विज साहब भी थे। जब भी उनके दांत में कोई प्रॉब्लम होती थी तो इलाज करवाने के लिए सीधे उनकी गाड़ी डेंटल कॉलेज मेडिकल रोहतक के मेडिकल कॉलेज में आती थी। मैं तो ये जानता हूँ, कुछ तो पंचकुला से स्पेशल डॉक्टर साहब से इलाज, उनका जब चक्कर लगता है, डॉक्टर साहब उस दिन आऊँगा, डॉक्टर साहब कहते हैं भाई एवरीबडी इज़ वेलकम। और वो मैंने ये देखा कि वो आम जो गाँव से आया है उसका इलाज भी उतनी ही अटेंशन से करते हैं। तो इस मामले में देखो चंडीगढ़ में ना कुछ ही डॉक्टर्स के रेपुटेशन अच्छी है, जो रेपुटेशन लगा लीजिए या उनके काम की प्रशंसा लगाइए, सराहना। एक तो डॉक्टर ध्रुव चौधरी, जिन्होंने कोविड में जो काम करके दिखाया मेडिकल कॉलेज में, और पूरे जबकि वो खुद बीमार हो गए थे, वो नोडल ऑफिसर थे कोविड के टाइम में पूरे हरियाणा के। तो एक तो डॉक्टर ध्रुव चौधरी का नाम जो है, वो चंडीगढ़ के भी IAS IPS ऑफिसर और आपके सभी नेताओं के उसमें, मेरे ख्याल में फ़ोन में ना लिस्ट में उनका नाम सेव होगा मोबाइल में। और एक डॉक्टर संजय तिवारी, और भी कई ऐसे हैं, लेकिन जो ये दो डॉक्टर हैं, ये तो हमेशा ही पहले उसमें रहते हैं लिस्ट डिमांड में कि इन डॉक्टर्स के पास जाना है। देखो, मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर आला मंत्री जो हैं, जो टॉप मंत्री हेल्थ मिनिस्टर का यहाँ आना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर सरकारी संस्थान में कुछ बचा हुआ है, कुछ, तो वो रोहतक पीजीआईएमएस है। अगर यहाँ आके आप नहीं संभालेंगे तो मुझे लगता है कि ये ख़त्म हो जाएगा। कब तक टिक पाएगा? मुझे देखो और भी लगता है, मुझे लगता है कि ये जो मंत्रियों के कोई एरिया डिवाइड तो नहीं कर रखे कि आपने यहाँ तक ही सीमित रहना है, आपने यहाँ तक ही सीमित रहना है, ऐसा कुछ। देखो, हमने तो, क्योंकि देखो, हमने तो अफसरों का सुना था कि भाई वो पसंद करते हैं या तो चंडीगढ़ पोस्टिंग हो या गुड़गांव हो, क्योंकि गुड़गांव देखने के बाद फिर मन नहीं करता है हिंटरलैंड में आने का। कौन आए रोहतक, कौन जींद आए, कौन आए सिटी ब्यूटीफुल में रहने के बाद तो गुड़गांव है, गुड़गांव है, गुड़गांव का जो मैग्नेट है, गुड़गांव में तो फिर अलग तरीके का मैग्नेट है ना। आप गुड़गांव तो एक तरह का सिंगापुर है, मैनहट्टन है वो। तो नहीं, जो चंडीगढ़ में जिनकी पोस्टिंग रही है या पंचकुला में रही है, गुड़गांव में रही है, तो वो उनके लिए तो फिर और जिले तो कहाँ पे पसंद आएगी, उनको तो अच्छे लगेंगे। तो हमारा ये जो पॉडकास्ट इंटरव्यू है, अगर हेल्थ मिनिस्टर तक पहुँचे तो हमें नहीं पता कारण क्या है, हो सकता है कोई जेन्युइन रीज़न हो, लेकिन रोहतक जैसी संस्थान या और भी जितने भी CHC होगी, PHC हो गई और सिविल हॉस्पिटल्स हो गए, और हमारा जो टर्शरी केयर इंस्टीट्यूट है पीजीआईएमएस रोहतक, ये हो गया, यहाँ हेल्थ मिनिस्टर का आना पिछले 7 महीने से देखो खटकता तो है। चाहे कोई भी रीज़न हो, लेकिन मैं ये दावे के साथ सत सिंह जी कह सकता हूँ कि स्वास्थ्य सेवाएं 100% सही नहीं हो सकती कि भाई स्वास्थ्य मंत्री आंख बंद करके निश्चिंत हो के अपने घर पे सो जाए कि भाई सब कुछ प्रदेश में ठीक चल रहा है। नहीं, या तो मैं वो तरीका हो सकता है वो अपने जो अफसरान हैं, अफसरान पे DGHS होते हैं, उन पर भरोसा हो कि भाई मैं तो हायरार्की से काम करती हूँ, मैं मिनिस्टर हूँ, मैं स्टेट लेवल पर संभालूंगी, DGHS बाकी देखेगा, उनके नीचे जो भी हायरार्की है वो अपना संभालेंगे। और अगर उनको कोई भी ज़रूरत होगी तो बाकायदा चिट्ठी से, ईमेल से,
चीज़ें आ जाएंगी और उनको सुलटा देंगे। लेकिन मुझे लगता है हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है, देखो मैं आपको WHO के आंकड़ों के हिसाब से 1000 लोगों पे, मतलब ये तो होना चाहिए 1000 लोगों पे एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन मैं अगर हरियाणा की बात करूं तो 10,000 पे भी एक डॉक्टर नहीं। 10 मतलब WHO के, और WHO का जो पैमाना होता है ना वो गरीब देश अमीर सबको देख करके बनता है, रिसोर्सेज को देख करके बनता है। ये तो जो PGIMS के जो सीनियर डॉक्टर सर्जन रहे हैं डॉक्टर रणबीर सिंह दहिया, वो हमेशा ये बताते हैं कि कितने मरीजों पे कितने डॉक्टर होने चाहिए, कितने बच्चों पे कितने प्रोफेसर होने चाहिए, वो सब चीज़ें हैं। और उन तो PGI का एक एक टिप्स पे उनको याद है, उन्होंने पिछले दिनों बताया था कि कितने पद खाली है, कितने टीचिंग के, कितने नॉन टीचिंग के, कितने स्टाफ नर्स के, मतलब ऐसे। और बोले कि आज के टाइम में जो PGIMS है, जिस तरीके का वर्कलोड आज PGIMS में पेशेंट्स जितने आ रहे हैं, उसके हिसाब से तो डॉक्टर्स की भर्ती ज़्यादा होनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि ये सही है गलत है, लेकिन मुझे कुछ PGIMS के सूत्रों ने ही बताया कि वो कई बार रोहतक में हेल्थ मिनिस्टर को बुलाने के लिए गए भी, लेकिन वो संयोग बन नहीं पाया अभी तक यहाँ आने का। नहीं, संयोग नहीं, मैं आपको एक और इसका एक रोचक किस्सा आपको बता दूं, जब आपने जिक्र ही किया तो यहाँ जो भाजपा का जो प्रदेश कार्यालय है वहाँ पे कोई मीटिंग थी और उसमें अपने स्वास्थ्य मंत्री आरती राव भी आई हुई थी। तो यहाँ के कुछ आला अधिकारी है वो बुक के लेके गए और उनसे मिले, तो उन्होंने उनको झटका दिया, बोले कि आप यहाँ पे क्यों आए, आप PGIMS में, आप हेल्थ में आइए, जब मैं वहाँ पे आऊँगी तब आपसे मुलाकात करूँगी। ऐसा, अब ये बात कितनी सच है कितनी देखो वैसे है, देखो, लेकिन ये बात मुझे वहाँ भाजपा के और कुछ नेताओं ने मुझे बताया और PGIMS के भी कुछ डॉक्टर्स ने हमें बताया कि ऐसा देखो हुआ। ये तो अच्छी बात है भाई, ये पार्टी का कार्यक्रम है, इसमें आप पेशेंट की केयर कीजिए, यूनिवर्सिटी को संभालिए, PGIMS को संभालिए, देखो ये तो अच्छी आदत है। उसके बाद मेरे लेकिन ख्याल में उन्होंने अधिकारियों ने वहाँ पे उनके सामने जाने की कभी हिम्मत भी नहीं जुटाई होगी। नहीं, वो देखो अधिकारी हैं, उनकी तो ड्यूटी है, और अपने मंत्री से मिलना, अपने मंत्री के सामने अपने डिमांड रखना, अपने मंत्री की बातें मानना, उनके ऑर्डर को फॉलो करना, वो तो करते रहे होंगे। लेकिन ये बात सही है कि कारण जो है वो समझ नहीं आ रहा है कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर पिछले, और जबकि ना हरियाणा सरकार ने हर डिस्ट्रिक्ट पे एक मेडिकल कॉलेज बनाने का वादा किया हुआ है कि हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हर जिले में इतना अच्छा करेंगे, इतना अच्छा बनाएंगे, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा। और आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, पिछले 2 सालों से हेल्थ का बजट, हरियाणा की बात कर रहा हूँ, हेल्थ का बजट कम से कम होता जा रहा है। शिक्षा से भी कम हो रहा है। हाँ, एजुकेशन मैं कह रहा हूँ जो उनका होता था उससे कम, और इस बार कटौती, हर बार कटौती की जा रही है। तो यहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही है, यहाँ एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है दिन ब दिन, और प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं वो सिर्फ अमीरों का इलाज करने के लिए खुल रहे हैं यहाँ पे। रोहतक में आप देखो मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद आप ये देखिए एक से एक बढ़ के मेडिकल कॉलेज है, और मेडिकल है 100 बेड के यहाँ पे नए अस्पताल प्राइवेट खुल चुके हैं और खुलने लग रहे हैं। तो मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटलों की इतनी भरमार, और सभी मतलब जो अस्पताल है वो अच्छे चले हुए हैं। बेशक यहाँ 100 बेड के हॉस्पिटल हों, लेकिन जिसको कोई नहीं उठता उसको हमारा PGIMS रोहतक उठता है। तो जो अपने हेल्थ मिनिस्टर है वो यहाँ इसको विपक्ष तो नहीं मान लिया है, क्योंकि यहाँ भाजपा का कोई, देखो मैं ये मानता हूँ, MLA मैं ये मानता हूँ, है नहीं ना ऐसे। आरती राव एक यंग, डायनेमिक और स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से वो आई है, इंटरनेशनल शूटर हैं, और उनके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होगी। मुझे लगता है शायद ये कारण तो नहीं होगा कि उन्होंने जाटलैंड में नहीं आना या ये, लेकिन कारण रीजन तो है। 7 महीने से देखो हरियाणा के एकमात्र PGIMS को और विश्वविद्यालय को ना संभाल पाना। स्टेट का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, हेल्थ इंस्टीट्यूट है। कोई भी अगर किसी के पास भी हेल्थ डिपार्टमेंट होगा तो वो सबसे पहले उस विश्वविद्यालय में या उस PGIMS में जाने के लिए तो देखो उनकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, या होती रही होगी। और डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो हमारे जो ऑडियंस हैं उनको भी हम कहेंगे कि अगर आपको कोई कारण पता हो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर जो हरियाणा के स्वास्थ्य के रखवाले हैं वो रोहतक क्यों नहीं आ रहे, वो PHC, CHC, सिविल हॉस्पिटल क्यों नहीं संभाल रहे,
उसके पीछे क्या कारण है, वो आपको अगर पता लगे तो वो भी आप हमें ज़रूर बताएं। और आपके इलाके में, आपके ज़िले में, आपके कस्बे में, आपके गांव में स्वास्थ्य सेवाओं के क्या हालात है, वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम स्वास्थ्य मंत्री तक आपकी बात पहुंचा सकें। जी, तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं और आज का जो खास मुद्दा था वो स्वास्थ्य से रिलेटेड था, और स्वास्थ्य संबंधी बात करना, शिक्षा संबंधी बात करना, यही द हरियाणा टॉक्स पर ऐसे ही गंभीर मुद्दे हम लेकर आते रहेंगे। नमस्कार। नमस्कार।